नमस्कार। आज के हमारे मेहमान हैं सुहेल माथुर। और सुहेल माथुर जो हैं, इनकी बड़ी वेरीड शख्सियत है। ये पेशे से वकील हैं और लेखक भी हैं, साथ में बुक एजेंट भी हैं। बुक एजेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि हिंदुस्तान में इसकी चलन अभी-अभी शुरू हुआ है। तो आज हम सुहेल से सिर्फ़ बुक एजेंट का जो संसार है, इसी पे बात करेंगे। तो समय बर्बाद किए बिना सीधे चलते हैं सुहेल के पास। सुहेल, आपका स्वागत है। और मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि बुक एजेंट्स का चलन भारत में अभी हाल तक नहीं था। कम से कम अगर 1-2 लोगों को छोड़ दें जिन्होंने इंग्लैंड में अपने बुक एजेंट्स ढूँढे थे या अमेरिका में ढूँढे थे, हिंदुस्तान में इसका चलन नहीं था और ना ही पब्लिशर ज़्यादा इस बात पर गौर करते थे कि आप आए हैं बुक एजेंट्स के रास्ते कि नहीं। तो पिछले कुछ समय में ऐसा क्या बदलाव हुआ है और इसका चलन क्यों बढ़ा है? जी। तो सबसे पहले तो मैं अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने मुझे आपस की बात पे बुलाया और निमंत्रण दिया और बहुत अच्छा लगा क्योंकि आमतौर पे होता क्या है कि कई सारे ऐसे हम लोग इंटरव्यूज़ करते हैं या डिबेट्स करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, लेकिन वो आमतौर पे हम अंग्रेज़ी में करते हैं, तो ये कुछ अलग है और कुछ अलग करने में ही मज़ा है। यही मेरे जीवन का एकमात्र आधार रहा है, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये अपॉर्च्युनिटी प्रदान करी है हमको। और जहाँ तक रही बात इस चलन की कि कहाँ से जो लिटरेरी एजेंट्स हैं या बुक एजेंट्स हैं, वो भारत में क्यों उभर रहे हैं पिछले कुछ समय में। तो मेरे ख्याल से इसका जो जवाब है, वो मैं आपको व्यक्तिगत रूप पे दे सकता हूँ कि मेरा इसकी तरफ रुझाव किस तरह बढ़ा। और वो ऐसा है कि 2014 में मैंने अपनी पहली किताब लिखी थी, द भैरव पुत्रस, जो एक हिस्टोरिकल एडवेंचर सागा थी और 1936 के अंदर सेट है, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में। तो वो किताब काफ़ी अच्छी चली और उस वजह से मुझे कई सारे लिटरेरी फेस्टिवल्स पे बुलाया गया और मैं वहाँ पर बात करता था। तो जब मैं इस फील्ड में आया तो मैंने ये देखा कि जो युवा लेखक हैं या नए लेखक हैं, और मैं युवा और नए लेखकों में इसलिए एक अंतर ला रहा हूँ, वो ये है क्योंकि जो नया लेखक है ज़रूरी नहीं वो युवा लेखक हो। क्योंकि लिटरेरी एजेंट होने के नाते ऐसे कई सारे हमारे ऑथर्स रहे हैं जिन्होंने अपनी पहली किताब, एक हमारी ऑथर हैं पाकिस्तान से, उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी जब वो 13 वर्ष की थी। और एक हमारे ऑथर हैं कैलकटा से, उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी जब वो 90 वर्ष के थे और उनकी किताब हाल ही में रिलीज हुई है। तो मैं इसलिए यहाँ पर युवा और नए लेखकों में एक अंतर ला रहा हूँ। पर बात ये थी कि जो भी नया व्यक्ति किताब लिख रहा था, उसके लिए अवसर कम थे। और वो अवसर इसलिए कम थे क्योंकि जो पब्लिशर थे वो शायद ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला पे जाना चाहते थे, या फिर जो उस वक्त के बुक एजेंट्स थे या लिटरेरी एजेंट्स थे, वो एक सेफ तरह से खेलना चाहते। तो ऐसा नहीं है कि पहली किताब लिखने वाले व्यक्ति की किताब नहीं छप रही थी, पर उसमें बात ये थी कि वो व्यक्ति केवल लेखक नहीं था। मान लीजिए वो कोई क्रिकेटर था जो अब किताब लिख रहा था, या कोई राजनेता था जो अब किताब लिख रहा था, या अभिनेता था जो किताब लिख रहा था। तो वो किताब बिक रही थी उनकी सक्सेस स्टोरी पे, ना कि जो उन्होंने कहानी बुनी है उस पर। तो जब मैंने ये देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जहन में आया कि इसमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग हैं हमारे देश में। और मैं तो हमेशा से ये मानता हूँ केशव जी के जो सोच है, जो विचार है, जो आइडियाज हैं, उसकी कोई भी कमी नहीं है हमारे देश में। हालांकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो अ, अंग्रेजी लेखकों की किताबें पढ़ते हैं या फॉरेन ऑथर्स की किताबें पढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि शायद जो भारत के लेखक हैं वो उतना अच्छा नहीं लिखते। तो मैं इस बात से सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मकसद था मेरा, जिससे कि मैं युवा प्रतिभा को सामने ला सकूं, जिससे कि अलग अलग तरह के विचार सोसाइटी में आ सके।
लोग उन्हें पढ़ें। जब लोग उन्हें पढ़ेंगे तभी आप बता पाएंगे कि वो किताब अच्छी है या बुरी है, या आप उस लेखक को और पढ़ना चाहते हैं। पर अगर आप यही सोच के कि वो लेखक नया है और पता नहीं इसकी किताब बिकेगी कि नहीं, उसको आप अवसर नहीं प्रदान कर रहे हैं, तो फिर आपको सही या गलत का मापदंड कभी पता लगेगा ही नहीं। तो ये एक चीज थी, और मैं काफी खुश हूँ आपको ये बताते हुए कि इन 6-7 सालों में, जब से हमने अपनी कंपनी द बुक बेकर्स लिटरेरी एजेंसी शुरू की है, तब से लेकर अब तक हम 650 से ज्यादा किताबों पे काम कर चुके हैं, और इसमें बहुत बहुत सारे लोग युवा या नए लेखक हैं। और मेरा यही मानना रहता है कि उनको जितना आगे हम बढ़ा सके, जितना प्रोत्साहित कर सके, उतना करें। इनफैक्ट एक एक महत्वपूर्ण चीज, आपको एक दिलचस्प चीज बताना चाहूंगा। वो हुआ क्या है कि इतने साल में अब क्योंकि इतना काम कर लिया और अच्छा काम कर लिया है, तो कई सारे बेस्ट सेलिंग ऑथर्स हैं या कई सारे सेलिब्रिटीज हैं, वो साथ जुड़ चुके हैं। और होता क्या है, आमतौर पे जैसे मैंने पहले कहा कि एक सेलिब्रिटी की किताब को बेचना थोड़ा ज्यादा आसान रहता है। उसमें अपने चैलेंजेस हैं कि क्या डील है और कब निकलेगी और क्या लेवल पे निकलेगी, उसमें अपने चैलेंजेस हैं। बट एक पब्लिशर को उसमें रुझाना ज्यादा आसान होता है। तो किसी ने मुझसे कहा कि सुहेल, तुम इतने सारे लोगों के साथ काम कर रहे हो, इतने सारे सेलिब्रिटीज के साथ, तो तुम इन्हीं की किताबें क्यों नहीं यू नो पिच करते, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैंने उनको कहा कि इसी वजह से, बिल्कुल इसी वजह के खिलाफ जाकर ही मैंने अपनी लिटरेरी एजेंसी शुरू की थी, जिससे कि सबको अवसर प्रदान हो। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप सेलिब्रिटी हैं तो मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा, और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप युवा हैं तो मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। आपके पास अच्छी कहानी है तो मैं आपके साथ बिल्कुल काम करूंगा। तो ये एक सोच रही है, और अच्छा है कि लोग इसमें जुड़ रहे हैं। आपने एक और सवाल इसमें पूछा था कि क्या कारण है कि पब्लिशर्स अब लिटरेरी एजेंट्स के साथ काम करना चाहते हैं। तो उसका जवाब ये है कि देखिए, होता क्या है कि पब्लिशर्स के पास बहुत सारी किताबें जाती हैं, डेली बेसिस पे बहुत लोग सबमिट करते हैं। अब कुछ पब्लिशर्स हैं जो अपनी साइट पे लिखते हैं कि अगर 3 महीने में आपने हमसे नहीं सुना तो आप इसको रिजेक्शन या ना समझ लीजिएगा हमारी ओर से। जबकि होता क्या है कि इतनी सारी किताबें हैं, तो कई बार वो किताबें 3 महीने में पढ़ी ही नहीं जाती, और क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं, इसलिए वो किताब रिजेक्ट हो जाती है। और ये चीज कई सारे लोगों ने इंडस्ट्री के अंदर बताई है। तो होता क्या है कि जब हम किताब भेजते हैं तो हम इन सब व्यक्तियों को व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं। जब एक ऑथर, एक लेखक स्क्रिप्ट भेजता है तो वो एडिटोरियल एट सो एंड सो या सबमिशन एट सो एंड सो पे अपनी स्क्रिप्ट भेजेगा। बट हमको पता है कि कौन लोग हैं, किस पब्लिशिंग हाउस में, कौन से जॉनर के अंदर कौन व्यक्ति है जो उस तरह की किताब देख रहा है। तो उससे दो फायदे होते हैं। पहली चीज तो ये कि जवाब थोड़े ज्यादा जल्दी आते हैं, और दूसरी चीज ये कि जवाब जो भी आए, कम से कम आपको इतना, आप इस बात पे आश्वस्त हो सकते हैं कि जो जवाब आ रहा है वो मेरिट के हिसाब से आ रहा है। तो एक फेयर इवैल्यूएशन की जाती है उसकी, और पब्लिशर बाकायदा बताते हैं कि वो नहीं ले रहे हैं या ले रहे हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो उसमें उसमें थोड़ा बेहतर रहता है ऑथर्स के लिए। पब्लिशर इसलिए काम करते हैं क्योंकि पब्लिशर को लगता है कि अगर लिटरेरी एजेंट एक किताब भेज रहा है तो वो अपने एंड पर उस किताब को छांट के ला रहा है। तो वो किताब जो होगी वो आमतौर पे जो उनको हर रोज किताबें मिलती हैं उससे बेहतर होगी, उसकी एडिटिंग थोड़ी बेहतर होगी, उसकी कहानी थोड़ी बेटर होगी। जो ऑथर अपने एंड से इसको प्रमोट करेंगे जब, तो वो थोड़ा बेहतर होगा। तो एक, और क्योंकि उनको पता है कि क्या चाहिए उनको, तो एजेंट वो ही ला के देगा उन्हें। तो इसलिए ये चलन है, और अभी तक अच्छा चल रहा है, और आशा करूंगा और साथ में लता भी करूंगा कि ये चलता रहे। अच्छा, अभी तक ये जो चलन है लिटरेरी एजेंट का, ये अंग्रेजी भाषा तक ही सीमित है। क्या ये हिंदी और बाकी भारतीय भाषाओं में भी शुरू हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों? और अगर हो रहा है तो क्यों? खैर, जो है उसको तो पता है कि क्यों शुरू हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है इन भाषाओं में तो क्यों नहीं हो पा रहा है? जी, ये होता क्या है कि मुझे लगता है कि वो समय आएगा, वो समय आने की कगार पर हम हैं। पर मैं इस पे थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगा कि अंग्रेजी भाषा जो है
उस पे हम सबसे आखिर में आए, क्योंकि बाकी जो लैंग्वेजेस हैं वो तो पिछले 2000 से 3000 साल से उस पे काम चल रहा है। आप देखिए जितनी भी क्लासिक्स हैं वो सब रीजनल लैंग्वेज में लिखी गई हैं, फोक स्टोरीज हैं वो रीजनल लैंग्वेज में लिखी गई हैं। अंग्रेजी भाषा तो तब आई जब अंग्रेज भारत में आए। तो अगर आप रीजनल लिटरेचर को कंपेयर करें इंग्लिश लिटरेचर से तो उसकी कोई तुलना है ही नहीं, क्योंकि वो सदियों पुराना है। तो ये एक न्यूअर ट्रेंड है जहां पर अंग्रेजी भाषा को थोड़ा ज्यादा महत्व मिल रहा है आजकल। क्या है कि अगर आप अंग्रेजी में लिखते हैं तो इसलिए पब्लिशर थोड़े ज्यादा अंग्रेजी में छापना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो पूरे देश भर में लोग उसको पढ़ सकते हैं। आप अगर एक रीजनल लैंग्वेज में किताब निकालेंगे तो वो सिर्फ उसी स्टेट या उसी इलाके के अंदर सीमित रहेगी। तो वो एक कारण है। पर अब हो क्या रहा है कि अगर किताब अपनी ओरिजिनल भाषा में अच्छा करती है तो पब्लिशर की मैं कहूंगा कि आशा रहती है कि इसको हम किसी दूसरी भाषा में भी ट्रांसलेट करवा सके। ऐसी कई सारी किताबें हाल ही में आई हैं जो रीजनल लैंग्वेज की थी और अब अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट किया गया है, और वो किताबें कई सारे अवार्ड भी जीती हैं। उसका विपरीत भी सही है कि कुछ किताबें जो अंग्रेजी में निकली और उन्होंने अच्छा किया, तो रीजनल पब्लिशर्स आए, उन्होंने कहा कि ये हम मराठी में छापना चाहेंगे, ये हम हिंदी में छापना चाहेंगे, ये हम गुजराती में छापना चाहेंगे। तो ऐसा भी हुआ है। ये आपकी जो बात थी वो बिल्कुल सही थी कि हर अंग्रेजी का पब्लिशर हिंदी में नहीं छापता। कुछ पब्लिशर छापते हैं और कुछ पब्लिशर बोलते हैं कि हम नहीं छापते, तो आपके पास राइट्स हैं, आप कहीं और उसको दे सकते हैं। तो ये एक चीज है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अब इतने एवेन्यूज खुल रहे हैं, आजकल सिर्फ एक किताब तक ही सीमित नहीं है। जैसा आपने कहा ट्रांसलेशन है, उसकी ऑडियो बुक बन सकती है, उसकी विजुअल अडेप्टेशन बन सकती है, पिक्चर बन सकती है, वेब सीरीज बन सकती है, डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। तो अब पब्लिशर वो हर चीज में घुसना चाहते हैं जहां पर उनको और फायदा हो सके और बुक ज्यादा प्रमोट हो सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा चलेगा। हम थोड़ा सा कम रीजनल लिटरेचर या हिंदी का जो लिटरेचर है, रीजनल नहीं कहूंगा, सिर्फ हिंदी के लिटरेचर पे बात करूं तो कम लेते हैं, इसलिए क्योंकि उसका मार्केट कम है। पब्लिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट तो बहुत है। अगर अगर कोई किताब अच्छी होगी, हिंदी कितने लोग बोलते हैं हमारे देश में, तो वो बिकेगी। पर पब्लिशर्स के हिसाब से मार्केट कम है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप पब्लिशर्स देखेंगे जो भारत के टॉप इंग्लिश पब्लिशर्स है, तो आपको शायद 25-30 ऐसे नाम मिल जाएं। पर अगर आप हिंदी के पब्लिशर्स देखेंगे जो कौन है, तो शायद 5 या 6 नाम मिले। तो उसमें होता क्या है कि हमारी जो पकड़ है वो अंग्रेजी भाषा में हाल फिलहाल ज्यादा है, क्योंकि हमें ज्यादातर 90% अंग्रेजी में लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती हैं। पर मैं आपको यही बताऊंगा कि कल कल ही मेरी एक बात हो रही थी एक ऑथर से, जिन्होंने एक बड़ी मजेदार कहानी लिखी थी, जो अलेक्जेंडर के टाइम की है, और उसमें उन्होंने कौरवों को शामिल किया हुआ है। तो कुछ अच्छा लगा मुझे। वो मुझे बता रहे थे कि, और वो हिंदी में थी किताब, तो मैंने उनसे बात करी क्योंकि मुझे आइडिया अच्छा लगा। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, क्या किया है आपने इस पे। तो उन्होंने कहा कि मैंने भेज रखा है कुछ हिंदी पब्लिशर्स को, रिस्पॉन्स की रिस्पॉन्सेस का मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो मैंने उनको बहुत सरल तरीके से कहा कि देखिए, जहां तक ये किताब को छपवाने की बात है, मुझे ये किताब बेहद पसंद है और मैं इसको जरूर करवाऊंगा, तो उस बात के लिए आप निश्चिंत रहें। लेकिन अगर आपने स्वयं ही इसको भेज रखा है तो आप थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि मैं जिन पब्लिशर से करवाऊंगा, हाँ वो मास मार्केट होंगे, पर उनकी जो प्राइमरी स्ट्रेंथ है वो अंग्रेजी भाषा में होगी। वो हिंदी में भी छाप देंगे और वो कई जगह पहुंच जाएगी, लेकिन जो बकायदा हिंदी भाषा का पब्लिशर है उसकी पकड़ उस मार्केट में ज्यादा है। तो अगर आपने वहां भेज रखा है तो आप देखिए। तो मैं बहुत ऑनेस्ट तरीके से रिस्पॉन्स देता हूं लोगों को, क्योंकि क्या है कि आप जितना सच बोलेंगे उतना ही दूसरा जना उसको अप्रिशिएट करेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़े थोड़े टाइम की बात है, मेरे ख्याल से 1 या 2 साल, ये मार्केट और बेहतर होने वाला है। जो एक डिवाइड है वो कम होने वाला है।
एक इसी से सवाल निकलता है कि जी, आपने भी अपनी किताब भैरव पुत्र लिखी, साथ ही जी, बहुत से और लोग जो हैं चाहे अमीश त्रिपाठी हों, चाहे वो विनीत वाजपेयी हों और भी लोग, ये भारतीय जो माइथोलॉजी है या इतिहास है, उससे बहुत सारे कैरेक्टर्स को निकाल कर अंग्रेजी में लिख रहे हैं, खास तौर से माइथोलॉजी पर। क्योंकि जी। ऐतिहासिक कैरेक्टर्स पे तो बाकी रीजनल लैंग्वेजेस में भी बहुत लिखा गया है, लेकिन अंग्रेजी में ये नया ट्रेंड है। इस ट्रेंड का क्या कारण? सो देखिए, पहले फिर मैं व्यक्तिगत जवाब दूँगा इसका, और वो ये है कि जब से मैं छोटा था, मुझे भारत की पौराणिक गाथाओं में और भारत का जो इतिहास है, उसमें काफ़ी रुचि थी, काफ़ी दिलचस्पी थी। तो जहाँ तक मुझे याद है, जो मैंने अपने जीवन में सबसे पहली किताब पढ़ी, वो एक अमर चित्र कथा थी जो भगवान गणेश के ऊपर थी। और उस वक़्त अमर चित्र कथा महज़ ₹4 की आती थी। अब तो कई गुना बढ़ चुकी है वो उसकी कीमत। पर तो वो किताब थी, और मेरी जो मदर हैं, उन्होंने वो मुझे पढ़ के सुनाई थी। तो वहीं से मेरी जो रुचि है उसमें काफ़ी काफ़ी थी माइथोलॉजी के अंदर। मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, और सीरियल्स भी देखे हैं, और अ, आगे भी पढ़ा है हर कैरेक्टर के बारे में। तो जो एडवांटेज है, वो एडवांटेज यहाँ से आता है कि क्योंकि आपके पास इतने कैरेक्टर हैं, 33 करोड़ तो देवी देवता ही हैं आपके पास। तो आप अब उसमें भी आप 3 तरह से किताब लिख सकते हैं। एक है कि आप माइथोलॉजिकल बुक लिखें, जैसा कि मान लीजिए अमीश हैं, उनकी जो किताब होती है वो उस ही समय में स्थित होती है। तो सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो उसी समय के होते हैं। दूसरा है जिस तरह मैंने किताब लिखी है। मेरी किताब प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में स्थित है, लेकिन उस कहानी का जो सार है वो पुराणों से जुड़ा हुआ है। और एक तीसरा वे है उसको करने का, जैसे मान लीजिए डैन ब्राउन करते हैं कि वो आज की तारीख पे कहानी सेट करते हैं, और एक कोई ट्रेजर हंट होता है जहां पर आपको मैप ढूंढना है, या कुछ खोया हुआ सोना है, या कुछ है। उससे जो आपको क्लूज मिलेंगे, वो क्लूज हमारी संस्कृति के रहस्यों में कहीं छुपे हैं, जो आपको बताने हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अब देखिए, 33 करोड़ को 3 गुना कर सकते हैं आप सीधा, तो इतनी कहानियां बनाई जा सकती हैं। और उसमें भी ये है कि अगर आप रामायण या महाभारत लें, खासतौर से महाभारत, तो उसमें हर एक किरदार ऐसा है जिसपे आप अलग से किताब बना सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं ठीक याद करूं, तो एक पिक्चर आई थी नाम शबाना, जो नीरज पांडे ने प्रोड्यूस की थी। वो स्पिन ऑफ था बेबी का। बेबी में तापसी पन्नू का किरदार था, शबाना। और फिर एक अलग से पिक्चर बनाई गई नाम शबाना, उस कैरेक्टर के ऊपर। तो नीरज पांडे का मैंने इंटरव्यू देखा, और उन्होंने यही कहा था कि इस पिक्चर की जो इंस्पिरेशन थी, वो महाभारत थी। कि जिस तरह महाभारत के अंदर हर एक किरदार की बैक स्टोरी है, उसके हर कारण को करने या ना करने का एक वजह है, उसको वो माइंड में लेकर उन्होंने वो किया। तो कहीं ना कहीं इस सेंस में भी जो है हमारी पौराणिक गाथाएं वो हमें प्रेरणा देती हैं। तो मैंने जैसा कहा कि मेरे हमेशा से इसमें रुझाव था, और जब मैं किताब लिखना चाह रहा था, तो मैं एक डार्क गॉड को लेना चाह रहा था, जैसे माँ काली है या भैरव है। तो माँ काली के ऊपर काफ़ी चीज़ें हैं अवेलेबल, लेकिन मैं चाह रहा था कि उसी ज़ोन में खेलूँ। तो मैंने भगवान भैरव को लिया उसमें, बटुक भैरव, जो उनका बाल अवतार है, और मैं उनकी पूजा भी करता हूँ। तो वो एक बड़े क्यूट से बच्चे हैं, और उस चीज़ को मैंने एक सार बनाया। तो कहानी कुछ ऐसी है कि 1936 के अंदर ब्रिटिश जो है एक शहर में आते हैं जिसका नाम भैरवगढ़ है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ी और विशाल सोने की मूर्ति है भगवान भैरव की। और फिर वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो वहाँ के लोगों को ठेस पहुँचाता है। और एक जो हमारे हीरो हैं, केशव, जो कि केशव, देखिए आपका ही नाम लिया मैंने उस किताब के अंदर। तो हमारे जो हीरो हैं केशव,
वो आम रेवोल्यूशनरी किरदारों, क्रांतिकारी किरदारों जैसे नहीं है। वो एक अमीर जमींदार के बेटे हैं, अंग्रेज उनके दोस्त हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, और यही चीज उनका फायदा कराती है, क्योंकि ही इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर इन द सोर्सेस। तो वो देखते हैं कि जो ये हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, तो वो एक प्लान बनाते हैं रेवोल्यूशन का, जो सिर्फ आर्म्स या वेपन्स के थ्रू नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम सिर्फ लड़ने पे आए तो शायद अंग्रेजों को हराना मुश्किल हो, पर वो मानसिक तौर पे भी उनसे ये खेल लड़ते हैं। तो उसमें बहुत माइंड गेम्स हैं, और साथ ही साथ एक ट्रैक है जहां पर एक आज के जमाने की जो सीक्रेट्स हैं वो कहीं छुपी हुई हैं, वो राज दफन है, और वो राज जो दफन है उसका जवाब सिर्फ तब मिल सकता है अगर आप एक किताब ढूंढें जो सम्राट अशोक के समय पर लिखी गई थी और अब इतिहास के पन्नों में कहीं खो चुकी है। तो ये दोनों चीजें कैसे आपस में मेल खाती हैं, ये किताब थी। तो लोगों को काफी अच्छी लगी, और शुक्रगुजार हूं मैं उन सबका कि उन्हें पसंद आई। तो ये मेरा रीजन था। जो मैंने दूसरी किताब लिखी, द हंट फॉर रामास बो, एडवेंचर वन ऑफ द विष्णु क्रॉनिकल्स, उसका उसकी जो प्रेरणा थी मैं आपको बताता हूँ कहाँ से मिली। मैं एक लिटरेचर फेस्टिवल पे था, और वहां पर किसी ने ये कहा कि जो अवेंजर्स हैं, आज के लोग अवेंजर्स को जानते हैं, सब अवेंजर्स को जानते हैं, कौन थॉर है, कौन आयरन मैन है, कौन स्पाइडर मैन है, कौन हल्क है, लेकिन अगर आप शायद उन्हीं लोगों से हमारी माइथोलॉजी के बारे में पूछें तो वो उतनी अच्छी तरह से जवाब शायद ना दे पाए। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जहां पर हम अपने इन किरदारों को भी, अपनी आज की जो यूथ है उनके लिए भी कूल बना सकें। तो जो मेरी बुक है द हंट फॉर रामास बो, वो 2020 में सेट है। एक भाग है 3 भागों का, और 2020 में सेट है। तो जो किरदार हैं वो बिल्कुल आपके मेरे जैसे हैं। जो हमारा हीरो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है, और उसको कुछ मिलता है। उसको उसको ये पता लगता है कि उसको अपने दादाजी से खत मिलता है। अब वो उसको ये पता ही नहीं है कि उसके दादाजी जिंदा भी थे अभी तक, और वो जब उनके यहाँ पर जाता है तो वो कुछ ऐसा कर देता है जो उसको आमने सामने ले आता है एक ऐसी शक्ति के, जिसको, और ऐसी ये पॉजिटिव शक्ति नहीं है, नेगेटिव शक्ति है, नकारात्मक शक्ति है, जिसको स्वयं भगवान शिव ने वरदान दे रखा है। तो अब उसको हराने के लिए इन्हें भगवान विष्णु का जो राम अवतार था, उसमें राम अवतार का धनुष ढूंढना है। तो लार्जर प्लॉट ये है कि ऐसा कहा जाता है कि 31 दिसंबर 2020 को ये पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो देवों और दैत्यों के बीच युद्ध चल रहा है, और कार्तिकेय जो है वो बंदी बना लिए गए हैं। तो सिर्फ जो इनको बचाया जिस तरह जा सकता है वो ये है कि अगर भगवान विष्णु के 3 जो सबसे खास वेपन है, यानी राम भगवान जी का धनुष, कृष्ण भगवान जी का चक्र, और परशुराम जी का परशु, अगर ये 3 मिल जाए तो ये एक ऐसे नए वेपन का उद्धार करेंगे जो देवों की रक्षा करेगा और पृथ्वी को बचाएगा। तो एक रेस अगेंस्ट टाइम है 3 किताबों के अंदर। तो ये पहला भाग था। तो मैं ये कहूंगा कि मैंने जब किताब लिखी तो मैंने ये किताब इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मार्केट अच्छा था, मुझे इसमें इंटरेस्ट था, और मैंने उसको लिखा 2014 में और फिर 2017 में। और ये सिर्फ महज एक इत्तेफाक है कि उस वक्त मार्केट भी इसका अच्छा था, इसलिए ये किताबें चली। पर होता क्या है केशव जी कि कई बार आपको पता लग जाता है कि एक लेखक का रुझान शायद वहां नहीं है, और उसने जबरदस्ती मार्केट फोर्सेस को प्लीज करने के लिए वो किताब लिखी है। और मैं तो मैंने एक किताब ऐसी पढ़ी भी थी जहां पर जो पहली लाइन थी किताब की वो थी 326 ईसाई पूर्व, भगवान राम और रावण युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। तो अब 326 बीसी जो है वो वक्त है जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। तो उस व्यक्ति ने चंद्रगुप्त मौर्य और भगवान राम को कंटेम्पररीज दिखा रखा था, हम उम्र दिखा रखा था। तो इससे पता लगता है कि रिसर्च कम की गई है, और वो रिसर्च सिर्फ
लेखक के एंड पे नहीं बल्कि एडिटर के एंड पे भी कम की गई। तो ये चीजें कभी पता लगती हैं। एक मेरे को किसी ने किताब भेजी थी, उस किताब की जो पहली लाइन थी वो थी कल की भगवान विष्णु के 9वें अवतार। तो होता क्या है कि जब ऐसी लाइन आती है, अब देखिए मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि किसी को डिजेक्ट ना करूं। अगर किसी ने गलती की है तो आप उन्हें समझाएं और उसे बेहतर बनाएं, पर हर कोई ऐसा नहीं सोचता, और पब्लिशर तो खास तौर से ऐसा नहीं सोचेंगे। तो वो जैसे ही पहली लाइन पढ़ेंगे उसके बाद वो बोलेंगे कि हम, देखिए क्या है, ये तो सबको पता है ना कि 10वें अवतार थे, 10वें अवतार हैं, पर ऐसी कई चीजें हो सकती है जो पब्लिशर को ना पता हो पुराणों से जुड़ी हुई। तो वो सोचेंगे कि हम इस ऑथर की बात पे कैसे भरोसा कर सकते हैं जिसने ये चीज ही गलत लिखी है, तो वो उसकी किताब नहीं लेंगे। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप गाइड करें, सही राह दिखाएं। तो ये एक फर्क है, क्योंकि क्या होता है कि आप एक जॉनर है उसमें आप किताब बिकवाने के लिए हो सकता है पहली किताब लिख ले, लेकिन अगर आप उसमें अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपकी दूसरी तीसरी चौथी किताब नहीं बिकेगी। चलिए, आपसे एक बड़ा सवाल, और ये आखिरी सवाल है, वो ये कि आपने हाल ही में एक ऑनलाइन लिट फेस्ट किया। जी। इस समय जब कोरोना है, तब तो लिट फेस्ट ऑनलाइन हुआ और इसका लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया होगा। लेकिन एक बार ये महामारी कंट्रोल में आ जाती है, तब आप इसका क्या फ्यूचर देखते हैं? 2 स्तर पे, लोगों का पार्टिसिपेशन होगा कि नहीं, पहली चीज़, और दूसरी बात ये कि जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं, जो स्पॉन्सरर्स होते हैं, वो ऑनलाइन इवेंट्स को इस तरह से स्पॉन्सर करेंगे कि नहीं करेंगे, या लोग वापस उन्हीं स्तर पे पहुँचेंगे जहाँ एक-दूसरे से मिलना हो और फिज़िकली एक-दूसरे के सामने प्रेज़ेंट हो? अब देखिए केशव जी, मैं तो आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। ये तो वक़्त का ही एक हम लोग ऐसी एक अनप्रेसिडेंटेड सिनेरियो में हैं जहाँ पर हमको ऐसे बात करनी पड़ रही है। पर मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने वो फेस्टिवल, द बुक बेकर्स ऑनलाइन लिटरेरी फेस्टिवल शुरू किया था, तो उस फेस्टिवल को 1 लाख लोगों ने उस समय, जो फर्स्ट व्यूइंग थी, 1 लाख लोगों ने देखा था, 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा था। और वो 7 दिन चला था। उसमें हर दिन हम 13 सेशंस कर रहे थे, तो 91 सेशंस थे और 600 के ऊपर स्पीकर्स थे, और वो सारे वो लेखक थे जिनको हमने रिप्रेजेंट किया है, द बुक बेकर्स ने रिप्रेजेंट किया है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों चला, वो इसलिए चला क्योंकि हमने वो लॉकडाउन 1 में शुरू किया था। तो जब हमने लॉकडाउन 1 में वो लिटरेरी फेस्टिवल किया, तब तक ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। दूसरी चीज, जिस स्तर पे हम इसको कर रहे थे उस स्तर पे आज तक कुछ हुआ ही नहीं था। हमने चेक भी किया था, तो ये विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन लिटरेरी फेस्टिवल था, पूरे विश्व का। और तीसरी चीज ये है कि इसमें एक नोवेल्टी फैक्टर था। तो मैं चाह ये रहा था कि देखिए, अगर कोई लेखक है जो मुंबई में रहता है, उसका हो सकता है कोई, उसका किताबें पढ़ने वाला कोई व्यक्ति हो जो आगरा में रहता है और मुंबई नहीं आ पा रहा हो किसी कारणवश। तो ये एक मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी थी जहां पर हम लेखक और उसके रीडर को रूबरू करा सके। दोनों अपने घर में बैठे हुए हैं, दोनों आराम से बैठे हैं, उसका लुत्फ उठा रहे हैं, और वहीं पर वो उसको सुन के अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये मुझे लगा कि नॉवेल्टी थी। अब हुआ क्या है कि क्योंकि मैंने कहा कि अब वक्त ने हमको ऐसे दोराहे पे खड़ा कर रखा है कि और कोई चारा है नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑनलाइन फेस्ट हुए हैं और कई सारे में मैंने खुद भी भाग लिया उसमें, पर मुझे लगता है कि इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा कम होते जा रहा है लोगों का, क्योंकि अब ये देख रखा है, काफी हो रखा है। और होता क्या है कि लोग आते हैं, आपके मित्र आएंगे, आपके रिलेटिव आएंगे, वो एक कस्टमरी लाइक लगा जाएंगे। वो एक अटेंडेंस की तरह हो गया कि देखो भाई, मैं आया था तुम्हारा इंटरव्यू देखने। तो भले ही वो पूरे ड्यूरेशन उसमें हो या ना हो, वो आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि लाइक लगा दिया और एक कमेंट लिख देंगे, वाह वाह बहुत अच्छा बोले, तो सबको लगेगा कि हाँ यार, ये तो आए थे, इन्होंने देखा है। तो वो है। तो मैं जानता हूँ कि ये देखिए हाल ही की बात है। और अब जब सिचुएशन थोड़ी बेहतर होगी, और यही हम प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हो, तो सब चीज वापस पहले जैसी होनी चाहिए।
क्योंकि मजा उसमें है। कि क्या होता था कि लिटरेरी फेस्टिवल पे अगर आप जाते थे और अगर आपकी किताब लोगों को अच्छी लगती थी, तो वहीं पे आपसे साइन करवाते थे, आप फोटो खिंचाते थे। हो सकता है किताब अब भी खरीद ले लोग, बात सुन रहे हैं किताब की तो ऑनलाइन जाकर खरीद ले। पर चक्कर ये है कि मुझे लगता नहीं है कि कोई पूरे ड्यूरेशन देखता है इंटरव्यू का। चाहे कोई भी इंटरव्यू, कितना भी अच्छा इंटरव्यू हो, पर वहां पर तो अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको बैठे रहना पड़ेगा, आपके पास कोई चारा है नहीं। तो तो वो चीज है। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि ये चीज वापस आएगी, पर जब तक नहीं आएगी इंसान को नए नए आइडियाज निकालने पड़ेंगे, और यही एक देन है इस लॉकडाउन की। वरना मेरे ख्याल से आप और हम आज ये वार्तालाप नहीं कर पा रहे होते, लेकिन हम कर रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है, और आशा करता हूँ कि ऐसे मौके और आप हमको देते रहें। थैंक यू सोहेल, थैंक यू सो मच। और आपसे आगे भी ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे। आपस की बात में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।